ठीक है, सबको स्वीकार होता है कि कोई उनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो जीएएपी जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें दो पार्ट में अपन ने उसको डिवाइड किया, एक तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट और एक कन्वेंशन। तो चार कंसेप्ट अपन ने कल पढ़े थे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग ईयर अपना 1 अप्रैल टू ये हमारा फाइनेंशियल ईयर भी कहलाता है, इसी को अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट आ रहा है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। इसका एक नाम और होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी में भी अपने आया कि कोई चीज या तो हम बनाते हैं या हम किसी चीज को लेके आते हैं। तो हमारे पास जब वो आई है तो हमारे वो किसी ने में पड़ी, उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो होती है जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनको हमेशा आपको कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि मार्केट प्राइस में। दो चीजें होती है, एक होती है मार्केट प्राइस और एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि पास्ट में आपने उस एसेट के लिए कितना पे किया था, वो क्या कहलाती है? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो आप कोई मशीनरी राजकोट से लेके आए जैसे, तो राजकोट में आपने उस मशीनरी के परचेज के लिए 2 लाख रुपए पे किए थे, तो वहां 2 लाख रुपए पे हुए, वेंडर को 2 लाख रुपए आपने पे किए, पर क्या वो उसको यहां तक लाने में और खर्चा नहीं होगा आपका? तो वो जो खर्चा हुआ फिर उसको आपके बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहा जाता है? एस्टेब्लिशमेंट। तो उस मशीनरी को फिर आपको आपके बिजनेस में इंस्टॉल करना था, तो बहुत बार इंजीनियर्स आते हैं, आपको पता नहीं होता है किस तरीके से मशीनरी को इंस्टॉल करना है। तो इंजीनियर्स आते हैं, इंजीनियर्स उनकी फीस लेते हैं। जिस गाड़ी में वो मशीनरी हम लेके आए उसका आपने भाड़ा दिया, उसको कहते हैं कार्टेज या कैरिज या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो 2 लाख रुपए की वो मशीन की परचेज प्राइस थी, हमने 30,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का दिया और 20,000 रुपए हमने इंजीनियर को दिया उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो टोटल क्या हो गया? 2.5 लाख, 2 लाख। अब ये उसमें डिफरेंस होता है कि परचेज प्राइस जो है वो तो 2 लाख रुपए, पर कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 रुपए, तो 2.5 लाख रुपए हुए। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपको हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि हमने उसको 2.5 लाख रुपए में खरीदा था, तो आज की तारीख में दो चीज हो सकती है, या तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई हो मार्केट में उस मशीनरी की, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो एकदम से वैल्यू कम हो गई हो 1 लाख। तो वो कहता है आपको कभी भी मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है। अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्यों नहीं करना है? पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी अपन, क्या था उसमें? 4 क्वालिटी है, कौन कौन सी? रिलेवेंट और कंपैरेटिव। तो वो कह रहा है कि आपको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो किस कारण से? अगर आपको ये अलाउड कर दे कि आप आपके फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड कर सकते हो, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस अलग अलग होती है किसी चीज की। मेरे पास अभी जो मोबाइल है, मैं अगर उसको बेचना चाहूँ तो कोई यूं कह रहा है मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा इसके, तो कोई कहेगा नहीं मैं 12,000 ही दूंगा, कोई कहेगा मैं 22,000 रुपए दूंगा। तो मार्केट प्राइस तो अलग हो सकती है। तो अगर मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड कर दिया जाए तो फिर जो अकाउंट्स होंगे ना वो रिलायबल नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको मान लो बैंक से लोन लेना है, तो आप आपकी एसेट्स 5 लाख की है, उसको 8 लाख रुपए में शो कर दो, 8 लाख रुपए में शो हो जाएगी एसेट के 8 लाख रुपए। हम पूछेंगे इसकी प्राइस जो आप इसकी वैल्यू 8 लाख कैसे शो कर रखी? तो कोई भी कह सकता है ना हमारे पास एक कस्टमर है वो 8 लाख में इसको लेने के लिए तैयार है, तो वहां फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए। तो इसलिए आपके अकाउंट्स रिलायबल नहीं रहेंगे अगर मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड कर दिया जाए। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स हमेशा कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगी? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस ही उसकी हिस्टोरिकल प्राइस कॉस्ट होती है जो पास्ट में आपने उसके लिए पे किया। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्लूड परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ये सब जब पे करते हैं तो उसकी कॉस्ट कहलाती। तो जब देखो पहले जर्नल एंट्री अपन ने पढ़ी थी, तो 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी और उसके इंस्टॉलेशन पे 50,000 रुपए पे किए, तो हमको इंस्टॉलेशन को अलग नहीं लिख रहे थे,
क्या कर दिया था, मशीन में ऐड कर दिया था। क्या कौन सा कंसेप्ट है वो? इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो पूरी अकाउंटिंग का जो बेस है वो इस कंसेप्ट पे है। कौन सा? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ड्यूअल का मतलब होता है दो। ड्यूअल सिम कौन होते हैं? दो सिम लगती है, सिम 1 सिम 2। तो ड्यूअल का मतलब होता है दो। तो अकाउंट्स हमने पहले ही पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग सीखे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में क्यों उसको कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो है ना वो दो जगह वहां पर रिकॉर्ड होगा, मतलब दो साइड पे रिकॉर्ड होगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और उसके आगे पोस्टिंग भी दो अकाउंट में होगी। कैश अकाउंट दिया तो कैपिटल है, तो कैश अकाउंट में भी उसकी पोस्टिंग है, तो कैपिटल अकाउंट में। तो किसी चीज का जब वो दो बार रिकॉर्ड हो रही है या दो साइड रिकॉर्ड हो रही है, दो बार उसकी पोस्टिंग हो रही है, तो उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। इसमें से एक को तो आपको हमेशा करना है डेबिट और एक को क्रेडिट। और इसी कांसेप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बना हुआ है। और इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स is equal to capital plus liability। तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, पर कैपिटल को अलग शो करने का तो सीधा सा रीजन है वो इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए उसको क्या नाम लिख दिया? कैपिटल। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। 10 रुपए का ट्रांजैक्शन हो या 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन से आपको दो अकाउंट कम से कम अफेक्ट उसमें ट्रांजैक्शन से होंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उससे एसेट्स की टोटल लायबिलिटीज की टोटल की हमेशा इक्वल ही आएगी। तो जैसे एक एग्जांपल से हम समझे, हमने 50,000 रुपए का क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। कितना? 50,000। तो इससे हमारी एक एसेट बढ़ी है। 50,000 रुपए का गुड्स परचेज किया तो कौन सी एसेट बढ़ी? स्टॉक। और साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? क्रेडिटर्स। तो देखो 50,000 रुपए आपके एसेट्स में प्लस हुए और 50,000 रुपए उधर लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो एसेट्स की टोटल और लायबिलिटी की टोटल बराबर ही आएगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, और यही अगर आप कैश में परचेज करते तो स्टॉक तो बढ़ गया पर कैश कम हो गया, तो वापस एसेट्स वही रहती। तो ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट है वो यही कहता है कि